हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं जियोग्राफी यानी भूगोल को। देखिए, इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 किया था और ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसमें सूर्य के बारे में दिया हुआ है। सूर्य जो है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य क्या है? सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। केंद्र यानी सेंटर में स्थित है। यह बहुत ही बड़ा है, इसका आकार बड़ा है और यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका जो खिंचाव बल है इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। क्या है? सूर्य का जो खिंचाव बल है इस सूर्य से सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य जो है सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। क्या है? सूर्य जो है वो सौर मंडल के लिए प्रकाश का और ऊष्मा का भी एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है सबसे नज़दीकी तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है, लेकिन सबसे नज़दीकी तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है, जिस कारण से इसकी तेज ऊष्मा को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। जितना कि ये मतलब इसका ऊष्मा ज़्यादा है उसकी तुलना में हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो इस बात को याद रखेंगे। आगे देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है ग्रह। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार जो उनका क्रम है ग्रहों का वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं हमारे सौर मंडल के। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं और एक निश्चित पथ पर होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। दीर्घवृत्ताकार यानी कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और वृत्ताकार का मतलब आप लोग समझते ही हैं। ये कक्षा कहलाता है। ये जो रास्ता है इनका, इसको हम लोग कक्षा कहते हैं। देखिए, इसको हम लोग एक चित्र की मदद से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे केंद्र में जो है वो सूर्य स्थित है और उसके बाद ग्रहों का क्रम है कि कैसे कैसे वो स्थित हैं। बुध है, शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है, उसके बाद हमारा क्षुद्र ग्रहों का एक पट्टी है, उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इनका क्रम दिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे एक लाइन ऐसे दिया हुआ है, यही है कक्षा, इन्हीं को कहते हैं। और इन्हीं पथ पर, इसी रास्ते पर ये इनका एक निश्चित पथ होता है और इसी पे ये जाते हैं, इसी पे ये परिक्रमा करते हैं सूर्य का, और इसी को कक्षा कहते हैं हम लोग। जो जिन भी ग्रहों का अपना अपना जो रास्ता है उसे ही हम लोग कक्षा कहते हैं। देखिए, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। और ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को बाह्य ग्रह कहते हैं। कैसे? आप इस तरीके से भी याद रखिए कि क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है उसके अंदर जितने भी ग्रह हैं यानी 4 हैं, इनको हम लोग आंतरिक ग्रह कहेंगे, और बाहरी जो क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर की ओर जो भी ग्रह हैं उसे हम लोग बाह्य ग्रह कहेंगे। हालांकि इनमें अंतर है ऐसे नहीं है, बस ये मैंने समझने के लिए या फिर याद रखने के लिए कह दिया है कि क्षुद्र ग्रह के अंदर जो भी है वो आंतरिक ग्रह है और इसके बाहर जो है वो बाह्य ग्रह है। ऐसा नहीं है कि इनमें अंतर नहीं है, अंतर भी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है हमारा आंतरिक ग्रह के बारे में। देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि यह चारों जो ग्रह हैं सूर्य से नजदीक हैं, साथ ही यह क्या है? चट्टानों से बने हुए हैं, यानी ठोस हैं, कठोर हैं। इनमें मुख्य अंतर यही है कि ये, पहली बात तो ये सूर्य के नजदीक है चारों ही, साथ ही यह चट्टानों से बने हैं। आगे देखेंगे। आगे बाह्य ग्रह के बारे में दिया गया है। बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून जो है वो बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। और ये क्या है? ये गैस से बने हुए हैं। इनका मुख्य अंतर याद रखना है। जो आंतरिक ग्रह थे वो चट्टानों से बने हुए थे, लेकिन बाह्य ग्रह जो भी हैं वो गैस से बने हुए हैं। यहां तक हो गई बात। आगे देखेंगे। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। हमने देखा है चित्र में भी, बुध जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन का समय लगता है। कितना लगता है? केवल 88 दिन का समय लगता है। सूर्य का ये एक चक्कर ऐसे कंप्लीट कर लेता है और ये बहुत कम समय है, सबसे कम समय यही ग्रह लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है, या फिर इसकी बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। क्यों क्यों कहा जाता है? तो इसका आकार जो है और आकृति ये लगभग पृथ्वी के ही समान है। यहां तक हो गई बात। आगे देखेंगे।
आगे दिया गया है बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। किस किस ग्रह के बारे में बताया गया है? बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले बने हुए हैं। और ये किन चीजों के बने हुए हैं? तो ये विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने हुए हैं, जो कि एक पट्टी की तरह हमें नजर आता है। पृथ्वी से भी इसे देखा जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था पहले, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो, इसको बौने ग्रह में शामिल किया जाता है। प्लूटो को भी इन्हीं ये जो छोटे छोटे पिंड है खगोलीय, इनमें शामिल किया गया और इनको ग्रह से हटा के प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा दिया गया। देखिए, यह जो बैठक हुई थी 2006 में, यह प्राग में हुई थी और प्राग जो है वो चेक गणराज्य की राजधानी है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। हालांकि बुक में दिया नहीं गया है, लेकिन ऐसे सामान्य जानकारी होना जरूरी है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है, खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले लोगों को खगोल शास्त्री कहते हैं। क्या कहते हैं? जो लोग खगोलीय पिंड और उनकी गति आदि का अध्ययन करते हैं, उन लोगों को हम लोग खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट जो है वो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। कौन थे? आर्यभट्ट एक गणितज्ञ भी थे, साथ ही साथ वो प्राचीन भारत में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी थे। आगे देखते हैं हम लोग। आगे पृथ्वी के बारे में दिया गया है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का जो नंबर है वो है तीसरा ग्रह है, सूर्य से दूरी के हिसाब से। साथ ही आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा है? पांचवें नंबर पे आता है आकार में यह, और दूरी से के हिसाब से तीसरा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी जो है वो ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो भू आभ है। भूआभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, यानी कि भूआभ का क्या अर्थ होता है? कि पृथ्वी के समान आकार को हम लोग भूआभ कहते हैं, और पृथ्वी का आकार क्या है? उसको हम लोग भूआभ कहते हैं। यहां तक हो गई बात। आगे देखेंगे। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद हैं, और इन्हीं कारणों से पृथ्वी जो है वो सौर मंडल का सबसे अनोखा ग्रह है। क्योंकि यहाँ पे जीवन की जो अनुकूल परिस्थिति होती है, यानी कि पानी यहाँ पे है ये, और साथ ही वायु भी है, और वायु में जो ऑक्सीजन जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है यह भी है। साथ ही जो पृथ्वी है ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि जीवन के लिए जो भी संभावित परिस्थितियाँ हो सकती है वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं। आगे देखते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है वो नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढका हुआ है, और इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी भरा हुआ है, और इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, और इस गति के बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो प्रकाश की गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है, और इस इतनी गति होने के बावजूद भी जो सूर्य का प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। तो सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। आगे चंद्रमा के बारे में दिया गया है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे जो भी ग्रह हैं उससे अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। जो हमारा ग्रह पृथ्वी है इससे ये बहुत बड़ा प्रतीत होता है। हालांकि यह बहुत बड़ा है नहीं, क्योंकि हमने देखा कि पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 इसका व्यास है। यह इतना बड़ा इसलिए हमें दिखता है क्योंकि यह पृथ्वी के से अन्य जो खगोलीय पिंड है उसकी अपेक्षा ज्यादा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नजदीकी में भी दूरी आप देख सकते हैं। तो जो अंतरिक्ष में या फिर कहें कि यह जो सूर्य, पृथ्वी, ये सब की दूरी है वो सामान्य नहीं होती है। तो यह नज़दीक है, फिर भी
3,84,400 किलोमीटर हमसे लगभग दूर है। तो इस डाटा को याद रखेंगे। हालांकि बहुत बुक में कभी कभी इधर उधर भी दिया होता है थोड़ा बहुत, लेकिन आप एनसीईआरटी पे ही भरोसा करें और इसी को याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और आंसर भी आपको यहीं से देना है। अगर आप अलग देते हैं कुछ भी रट रटा के, तो फिर आप अपना नंबर गंवा के आएंगे। आगे देखते हैं हम लोग। आगे दिया गया है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। कब रखा उन्होंने? 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर उन्होंने कदम रखा था। किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ये तो लगभग हर किसी को याद रहता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगा लेता है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। हमेशा हम उसके दोनों भाग को नहीं देख पाते, एक ही भाग को देख पाते हैं। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी पृथ्वी हो गई और इस पृथ्वी का जो चक्कर है वो चंद्रमा लगभग 27 दिन में, यानी कि इसका परिक्रमा ये 27 दिन में इस तरीके से कर लेता है। और अपने अक्ष पे घूमने का मतलब है जैसे आप ऐसे पूरी की तरफ मुंह करके आप सीधे खड़े हो जाइए और वहीं पैर रखे हुए आप फिर से पूर्व से पश्चिम घूमिए, उधर से फिर उत्तर दक्षिण, मतलब चारों तरफ एक ही जगह पे खड़े होकर ऐसे घूम जाने को हम लोग ये कह सकते हैं कि अपने अक्ष पर उसने एक चक्कर पूरा कर लिया। यहां तक हो गई बात। आगे देखेंगे। आगे उपग्रह के बारे में दिया गया है। उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा था जो पिंड, उसको हम लोग ग्रह कह रहे थे, और जो ग्रह का चक्कर लगाए उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। नाम से भी स्पष्ट है, उप का मतलब होता है छोटा और ग्रह यानी ग्रह का जो चक्कर लगा रहा है। सूर्य का चक्कर कौन लगा रहा है? ग्रह लगा रहे हैं, और ग्रह का जो चक्कर लगा है उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि चंद्रमा की जो परिस्थितियां हैं जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न तो पानी है और न ही वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, और इसीलिए लोग कहते हैं ना चांद पे दाग दिख रहा है, तो वो दाग नहीं है बल्कि पर्वत और मैदान एवं गड्ढे वहाँ पे बड़े बड़े हैं और जिसकी जो पर्वत है उसकी छाया जो बनाते हैं, और उसी को हम लोग पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है, तो लोग बोलते हैं कि ये चांद पे दाग है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह। देखिए, यह एक कृत्रिम पिंड है, नाम से ही स्पष्ट है, मानव निर्मित यानी कृत्रिम उपग्रह। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। और इसे क्या रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। किसके द्वारा भेजा जाता है? रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। यानी जो हमने देखा था कि कक्षा किसको बोल रहे थे? जिस पाथ पे यानी जिस रास्ते पे जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी कक्षा में उसको स्थापित कर दिया जाता है। आगे देखेंगे। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह के बारे में दिया गया है, यानी इसमें इनका नाम क्या है? इनसेट, IRS, एडुसेट। ये क्या है? अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह के नाम है। आप इनको अच्छे से याद रखिएगा, इसको मतलब भूलने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि नाम थोड़ा इस टाइप का होता है कि इंसान भूल सके, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है क्षुद्र ग्रह। देखिए, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जब हम लोग चित्र का अवलोकन कर रहे थे तो हमने देखा था कि यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी थी। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह जो हैं वो ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है कि वैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि यह ग्रह के ही भाग हैं जो कि बहुत साल पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए हैं, और ये कहाँ जमा हो गए हैं? मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच इनकी एक पट्टी है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी, हमने इमेज में देखा था। आगे देखेंगे हम लोग। देखिए, ये क्षुद्र ग्रह जो है वो करीब से देखने पर कुछ इस तरीके के दिखते हैं। यहाँ तक हो गई बात। आगे देखेंगे।
आगे उल्का पिंड के बारे में दिया गया है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड क्या है? जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी जो प्रवृत्ति है पृथ्वी पर गिरने की होती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, ये अपनी ओर खींचता है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। जैसे ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु के साथ घर्षण होता है और ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे कि अगर हम लोग रात के समय देखते हैं, अक्सर लगता है कि कुछ तेजी से गिर रहा है और फिर एक तेज प्रकाश होता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर क्या होता है, गड्ढा बन जाता है। क्योंकि उतनी ऊंचाई से कोई चीज गिरेगा तो गड्ढा बनना तो स्वाभाविक ही है। आगे देखेंगे। आगे दिया गया है कि क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? जब आकाश जो है वो साफ होता है, आसमान साफ होता है, और अगर आप रात के समय जाएंगे तो आपको एक ही जगह पे बहुत ज्यादा तारों का समूह दिखेगा, ज्यादा लाइट दिखेगा, ज्यादा प्रकाश दिखेगा। यह तारों का एक समूह होता है। आपको कभी कभी अगर आप अवलोकन करेंगे, हमेशा नहीं दिखता है, लेकिन कभी कभी जब आसमान साफ होता है तो देखेंगे कि एक ही जगह पे बहुत सारे तारे हैं और ज्यादा प्रकाश है। यह तारों का एक समूह है। यह पट्टी जो है यह आकाश गंगा यानी मिल्की वे है, इसी का एक भाग होता है। या इसको हम लोग पूरा नहीं देख सकते हैं क्योंकि हम लोग खुद इसका एक भाग हैं। हमारा सौर मंडल जो है इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना जो है आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी और इसी प्रकार इसका नाम जो था वो आकाश गंगा पड़ा था। हमारा जो सौर मंडल है आकाश गंगा का एक भाग है। और आकाश गंगा जो है इसका नामकरण कैसे हुआ कि प्राचीन भारत में इसकी जो कल्पना है आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई थी और इस प्रकार इसका जो नाम था वो आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा में क्या है, करोड़ों तारे, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इसमें करोड़ों तारे हैं, बादल और साथ ही गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। एक आकाश गंगा में करोड़ों तारे हैं और बादल, गैस इत्यादि हैं और इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं हैं जो कि मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और अभी इसके बारे में रिसर्च चल ही रहा है। इसके बारे में निश्चित जानकारी ब्रह्मांड के बारे में कोई जुटा नहीं पाया है। आगे देखते हैं। यहाँ पे आकाश गंगा का एक दूर से लिया हुआ तस्वीर दिया गया है। तो इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।